एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत। और आज हम कर रहे हैं ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट एस। एस से शुरू होने वाले हमारे जितने ईडीएम्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। ओके, देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सेफ एंड सिक्योर। ओके, सेफ एंड सिक्योर का मतलब क्या हुआ? सेफ का मतलब क्या हुआ कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, देयर विल बी नो हार्म। और सिक्योर का मतलब है सुरक्षित है, अगर किसी चीज को, किसी भी चीज से खतरा वतरा नहीं है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, तो हम क्या कहते हैं? सेफ एंड सिक्योर। People wanted to stay safe and secure during the times of war. Okay, don't worry, the documents are safe and secure with the bank. Okay, तो यानी कि सुरक्षित। अगला अगला है हमारे सामने सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, ये कहां से आया? ये बाइबल से आया, ये बाइबल से आया। ओके, और जीसस क्राइस्ट जो हैं उन्होंने एक व्यक्ति के लिए कहा था कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, यानी कि वो उसको ये कहना चाहते थे कि तुम बहुत ही बहुमूल्य, वैल्यूबल व्यक्ति हो मेरे लिए। ओके, और उस जमाने में सॉल्ट वाज वेरी वेरी प्रेशियस, सो अ वेरी गुड एंड एन ऑनेस्ट पर्सन, उसके लिए हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, नमक सब्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नमक से ही तो चीजों में टेस्ट आता है और वो थोड़ा सा डाला जाता है, तो बहुत ही वैल्यूबल चीज, बहुत ही बढ़िया चीज। अ वेरी गुड एंड एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार और नेक इंसान। सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड स्टोरी का मतलब क्या हुआ? वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। ओके, होता क्या है, लोग लेट हो जाएंगे। पहले दिन लेट, ओ मैं ट्रैफिक में फंस गया। दूसरे दिन लेट, मैं ट्रैफिक में फंस गया। तीसरे दिन लेट, मैं ट्रैफिक में फंस गया। जब आपको पता है आप रोज ट्रैफिक में फंसते हैं, थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, सेम ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। अ रिपीटेड एक्सक्यूज और अ सिचुएशन, वही पुरानी कहानी। नेक्स्ट, सेव फॉर अ रेनी डे। रेनी डे हमने कितनी बार आपके साथ डिस्कस किया? रेनी डे कैसे दिन होते हैं? बहुत ही आर्थिक तंगी वाले दिन, मुसीबतों वाले दिन, उनको हम कहते हैं रेनी डेज। अब हम सेव कर रहे हैं रेनी डेज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर सेविंग मनी फॉर बैड टाइम्स, बुरे दिनों के लिए बचाना, बुरे दिनों के लिए बचाना। ठीक है, सेव फॉर द रेनी डेज। The elders in the family always advised to save for the rainy days. आप कभी किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठना, और शायद इस उम्र में आपको एहसास ना हो, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से आपसे बहुत सी बातें करेंगे। जैसे वो कहेंगे कि समय पर शादी कर लेनी चाहिए। ओके, अब पैसे बचाने को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपना घर ले लेना चाहिए, बहुत सारी बातें कहेंगे। और काफी बातों में आपको लगेगा हाँ इसकी बात बिल्कुल सही है। ये उनकी एक एडवाइस होती है, यू शुड सेव फॉर द रेनी डे। ओके, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी से इमोशनली अटैच मत हो। ओके, अगला देखो, ये है सेविंग ग्रेस। ओके, सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस कहां से आया मैं आपको बताती हूं। ठीक है, पुराने टाइम में कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ कर देता था, ठीक है, वो गड़बड़ कर देता था, तो लोग उससे क्या कहते थे? इस बात के लिए तो तुम्हें सिर्फ भगवान ही माफ कर सकता है, यानी कि अगर तुम्हें माफी मिलेगी तो भगवान से ही मिलेगी। तो एक बहुत ही बैड सिचुएशन में, एक बहुत ही बैड सिचुएशन में जहां सब कुछ गड़बड़ है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज गुड, और देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन रिडीम। उसको हम कहते थे सेविंग ग्रेस, उसको हम कहते थे सेविंग ग्रेस। ओके, मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिजनेस में गड़बड़ हो रही है, फाइनेंसेस में गड़बड़ हो रही है, घर में खटर पटर चल रही है क्योंकि घर पे सारी फैमिली रह रही है, स्पेस इतना नहीं है। ओके, और बहुत ही 2-3 साल जो है बड़ी तंगी वाले रहे, पर सेविंग ग्रेस ये रही कि किसी को कोरोना नहीं हुआ। समझ गए कि सब कुछ गड़बड़ था, बस एक ये गनीमत थी कि ये नहीं हुआ। दैट इज सेविंग ग्रेस। समझ में आया? रिडीमिंग क्वालिटी, अवगुणों के बीच कोई अच्छा गुण, कोई अच्छी बात हो जाना। इसी से मुझे याद आ रहा है आइसिंग ऑन द केक। आप मुझे बताओ व्हाट इज आइसिंग ऑन द केक? ये आपके लिए आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, अब केक आ गया, अ पीस ऑफ केक, ये भी बताइए। ये 2 इडियम्स आपके लिए हैं, आप मुझे इनके मीनिंग्स बताइए। स्केप गोट, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्केप गोट। व्हाट इज स्केप गोट? आपको बताती हूं। हम अपराध तो करते ही हैं,
ओके, सेविंग ग्रेस मांगते रहेंगे और अपराध भी होता रहेगा हमसे। अपराध करेंगे तो अंदर एक आत्मग्लानि भी होगी, हाय राम मैंने ये कर दिया, हाय राम मैंने रिश्वत ले ली, हाय राम मैंने उसको बुरा भला कह दिया, हाय राम वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था पर मैंने ये गड़बड़ कर दी और खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के काम हम करते हैं। ओके, तो वो गिल्ट फीलिंग हमें होती है। गिल्ट फीलिंग लोगों को पुराने टाइम से ही हो रही है। अब क्या वो गिल्ट फीलिंग के साथ जिए? नहीं। वो क्या करता था उस टाइम में, एक ट्रेडिशन था। ट्रेडिशन ये होता था कि आपने जो भी अपराध किया ना, आप एक बकरी को दे दो, और उसके बाद लोग क्या करते थे, ऐसे सोचते थे कि मैंने इस बकरी को ये गिल्ट ट्रांसफर कर दी है, और उसके बाद उस बकरी को एक डेजर्ट में भेज देते थे। ओके, और क्या होता था, ये मानते थे कि मेरा जितना भी गिल्ट था, मैंने जितना भी अपराध किया था, वो सारा वो बकरी जो है वो लेकर चली गई, आपने अपना सारा जो है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ये बाइबल में इस तरह की एक स्टोरी है, वहीं से आया। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट्स, बलि का बकरा। देखो मुझे तो ये इडियम ही नहीं समझ में आया। एक तो आपने दुनिया भर के अपराध किए, दुनिया भर की आपने गड़बड़े की, हर इंसान करता है भाई। ओके, ये मत सोचो कि आप दूध के धुले हुए हैं, हर इंसान करता है। ऊपर से आपने बेचारी बकरी को ट्रांसफर करके भेज दिया उसको जंगल में, एक और अपराध हो गया आपसे। ओके, स्केपगोट, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट, बलि का बकरा। आपने सुना होगा ना, चर्च में जाकर क्रिश्चियंस क्या करते हैं, वहां पर जो फादर है, जो चर्च का हेड है, उसके सामने कन्फेस कर लेते हैं, फादर आई डिड दिस, व्हाट शुड आई डू, और इस तरह की चीजें। ओके, तो ये वही है। फिर है देखो, सेल फॉर अ सॉन्ग, सेल फॉर अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने नंबर 7, सेल फॉर अ सॉन्ग। ओके, जो ये पोएट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, पोएट्स वगैरह होते हैं, सिंगर्स वगैरह होते हैं, क्या ये बहुत हाईली पेड होते हैं? नॉट ऑल ऑफ देम। ओके, मोस्ट ऑफ देम नहीं होते। शेक्सपियर के टाइम में क्या होता था? ओके, शेक्सपियर के टाइम में क्या होता था कि इनको मान लीजिए किसी पोएट ने कोई पोएट्री सुनाई, किसी सिंगर ने कोई गाना गाया, बदले में उनको बेचारों को सिर्फ खाना वाना ही खिला देते थे और कहते थे तुम्हारा हो गया। ये पेमेंट होती थी। अब इससे सस्ता क्या होगा, इससे सस्ता क्या हुआ कि आप बेर मिनिमम उसको दे रहे, सिर्फ खाना खिला के सोच रहे हो गया। ये होता था सेल फॉर अ सॉन्ग। ओके, दैट मीन्स टू सेल वेरी वेरी चीपली, बहुत ही सस्ता बेचा जाना। समझ में आ गया, सेल फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट है सेट योर माइंड एट रेस्ट। माइंड है आपका दिमाग, रेस्ट है आराम। आराम, अपने दिमाग को आराम दो। ये भी बड़े बुजुर्ग बहुत कहते हैं, तुम कौन से घोड़े पे सवार हो। ओके, अपने दिमाग को आराम दो, थोड़ा शांत भी रहो, थोड़ा आराम भी करो। स्टॉप वरिंग, चिंता छोड़ देना। सेट योर माइंड एट रेस्ट। रेस्ट के ऊपर आप ये भी लिख लो, सेट योर माइंड एट पीस। ओके, सेट योर माइंड एट पीस। लोग जब उस बकरी को डेजर्ट में भेज देते थे, उसके बाद वो क्या फील करते थे? दे वुड फील देयर माइंड वाज एट पीस। आई वंडर हाउ दे फेल्ट दैट। ओके, नेक्स्ट है शेडी पास्ट। शेडी पास्ट, ओके, ये होता है सस्पिशियस और डिसऑनेस्ट हिस्ट्री। आपका जो अतीत है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ गड़बड़ है, संदिग्ध या बेईमान अतीत। मेनी ऑफ आवर पॉलिटिशियंस दे हैव अ शेडी पास्ट बिकॉज मेनी ऑफ देम हैव अ क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड। क्लियर? शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी जिम्मेदारी। शर्क का मतलब क्या है? शर्क का मतलब है अवॉइड, बचना। आप किससे बच रहे हैं? आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं। यू आर अवॉइडिंग योर ड्यूटीज, जिम्मेदारी से बचना। टू शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, ये है हमारे सामने शॉर्ट एंड स्वीट। बताइए, छोटा हो और अच्छा हो। ओके, मैं आपको कैसे समझाऊं? याद करो जब आप 9th 10th में होते थे, बहुत बार तुम्हें ऑडिटोरियम में बुलाकर या मॉर्निंग असेंबली में एक भाषण दिया जाता था। स्टेज पर कोई आएगा और वो भाषण देगा, चेयरमैन की स्पीच हो गई और इस तरह की चीजें। और हम में से अधिकतर क्या कहते थे? ये कब खत्म होगा? मैं भी उसी दौर से गुजरी हूं ना। हम ये कहते थे ये कब खत्म होगा। भाषण हम में से किसी को पसंद नहीं। तो स्पीचेस आर समथिंग विच वी वांट देम टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा हो, अच्छा हो, असरदार हो, बस ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। ये ब्रीफ और इफेक्टिव चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट।
मैं इतनी बिजी रहती हूँ अपने काम में, ओके, मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे घर जो मेहमान आ जाते हैं, अगर वो 3-4 दिन से ज्यादा ठहर जाएं और उसके बाद वो मुझसे शिकायत करने लगे, ओ तुम हमें टाइम नहीं दे रही हो, तो मैं अपने मन में सोचती हूँ काश योर आपकी जो विजिट है वो शॉर्ट एंड स्वीट होती तो मैं आपको टाइम दे पाती। अब आप तो यहाँ आकर आपका प्लान है कि आप यहाँ रुकेंगे, आप आराम से रुकिए, बट डोंट आस्क मी फॉर टाइम। The visit was short and sweet. The speech was short and sweet. समझ में आया? ओके, कोई चीज जो बहुत लंबी नहीं है, छोटी है पर असरदार है, ठीक है। The solution was short and sweet. क्लियर? नेक्स्ट, शोल्डर द बर्डन। बर्डन क्या होता है? बर्डन होता है भार। शोल्डर क्या है? शोल्डर है आपका कांधा, ओके, कंधा। जो गरीब होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो जो अपना सामान है कैसे उठाते हैं? या तो वो सर के ऊपर उठाएंगे या कंधे के ऊपर उठाएंगे। तो शोल्डर द बर्डन का मतलब यही हुआ, वहीं से आया, ये सिंबॉलिक है, जिम्मेदारी उठाना। अभी हमने शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, अभी हम तुरंत उसके ऑपोजिट पर आ गए, शोल्डर द बर्डन। क्लियर? आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू शो योर ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स, ओके। देखो सेलिंग से जो है, समुद्र से जो है, नाविकों से जो है, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, ओके। जो शिप होता था, जो बोट होती थी, उसको अपनी कंट्री का फ्लैग लगाना बहुत जरूरी हुआ करता था, कि आप दूर से वो झंडा, क्योंकि होता क्या था, दो कंट्रीज के बीच में जंग छिड़ी रहती थी, तुम्हारे देश का जो शिप था वो हमारे वाटर्स में कैसे आ गया, ये क्वेश्चन हुआ करता था। तो दूर से दिख जाता था झंडे की वजह से, अच्छा ये उस कंट्री का शिप है, राइट। तो हमारे नाविक भी बड़े सियाने होते थे, वो अगर वो किसी ऐसे वाटर्स में जा रहे हैं जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, तो वो झंडा ही किसी ऐसे देश का लगा लेते थे जिसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हो, ओके। तो मिसगाइड करने के लिए गलत फ्लैग्स लगाए जाते थे शिप्स एंड बोट्स पर, ओके। तो ट्रू, शो योर ट्रू कलर्स का मतलब क्या हुआ, कि जो आपका वास्तविक कैरेक्टर है वो दिखाना। फिर वो पकड़े जाते थे और उसके बाद फिर पूछा जाता था तुम कौन सी कंट्री के हो, ये वहां से आया, ओके। हाइड योर ट्रू कलर्स का मतलब है वास्तविकता को छिपाना, और शो योर ट्रू कलर्स का मतलब है दिखा देना। यहां पर आप हाइड लिखिए, आपके पास जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है उसमें सारी चीजें आप नोट करते जाइए जो मैं बता रही हूं। सिक एंड टायर्ड ऑफ, ओके, ये दो है, सिक और टायर्ड। सिक का मतलब कैसे सिक हुए आप? फिजिकली सिक, फिजिकली आप सिक हैं। टायर्ड कैसे होते हैं भाई? मैं तो मेंटली भी टायर्ड होती हूँ, दिमाग थक जाता है, ऐसा लगता है कि बस अब शांति चाहिए, आई नीड टू सेट माई माइंड एट रेस्ट। जब आप फिजिकली और मेंटली किसी चीज से पूरी तरह परेशान हो गए हैं, देन यू यूज दिस, इट मीन्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग। I am sick and tired of your constant complaints. I am sick and tired of your same old story. I am sick and tired of this construction going on in the next plot. समझ में आया? Sick and tired of. Sigh of relief. Sigh of relief. Sigh क्या होता है? ये जो आप एक गहरी सांस लेके छोड़ते हैं वो होता है साई, ओके। अब सुनो ध्यान से, ये जो गहरी सांस है ये किसकी सांस है? रिलीफ। रिलीफ होता है राहत, रिलीफ होता है राहत। राहत की सांस अब कब लेंगे? जब कुछ चीज आपके हिसाब से हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, ओके, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में था, फिर एक दिन डॉक्टर साहब कहेंगे 2-3 दिन बाद कि अब आप इसको घर ले जाइए, वहां पर ले जाइए, और हमने इसका सारा जो जरूरी था कर दिया, ये खतरे से बाहर है। घर वालों को एक राहत की सांस आएगी, दे विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ, ओके। इसके साथ वर्ब जो है वो टेक यूज होता है, दे विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। आपने किसी से कर्जा ले रखा था, आपने लौटा दिया, आप राहत की सांस लेंगे, यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। मेरे साथ आप रोज जुड़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और फाइनल एग्जाम बड़ा अच्छा हो जाता है, यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। राहत की सांस, ओके। फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आफ्टर स्ट्रेस, राहत की सांस लेना। नेक्स्ट देखो, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये भी बाइबल से ही आया, ये भी बाइबल से ही आया। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप कहेंगे मैम ये इडियम हमें पसंद नहीं आया। मुझे पसंद आता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को 2-4 चट्टू लगा दिए जाएं, उनके कान मोड़ दिए जाएं, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उनको बता दिया जाए ये क्या किया तुमने,
there's no harm in it. Well, that's my opinion. आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं कि ये राइट वो राइट इस तरह की चीजें, बट इट्स ओके, बच्चे को ज्यादा नहीं पता होता. अगर आपकी उम्र में 16 17 18 की उम्र में जो है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो जाए थोड़ी, कि नहीं बेटा पढ़ाई करो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें फिलहाल के लिए सेकेंडरी हैं, तो आपकी लाइफ कितनी ट्रैक पर आएगी. स्पेयर द रॉड, रॉड होता है डंडा. ओके, उसको स्पेयर करने का मतलब है उसको ज्यादा यूज नहीं करना. अगर हम डंडे को ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो बिगड़ जाएगा, यानी कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन. ओके, लैक ऑफ डिसिप्लिन, इट विल लीड टू बैड बिहेवियर. अनुशासन न होने से बच्चे बिगड़ते हैं. ओके, आप देखो कहीं मॉल वॉल में जाओ, जाते ही होंगे आप लोग, आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे, 3-4 साल का बच्चा है वहीं जमीन पर लेट लेट के रो रहा है, यही वाला टेडी बेयर चाहिए, यही वाला टेडी बेयर चाहिए. और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि यार इसके पेरेंट्स इसको कैसे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग इज ही गिविंग. ओके, डाइनिंग टेबल पर बैठा है, फोन ही उसको चाहिए, 4-4 5-5 साल के बच्चे, राइट. तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड. लैक ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू बैड बिहेवियर. सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है न्यूट्रल होना, इसका मतलब होता है फैसला ना कर पाना. आप न्यूट्रल है, निर्णय न लेना. नेक्स्ट देखिए हमारे सामने क्या है, स्किन एंड बोन्स, स्किन एंड बोन्स. ओके, इसके बगल में एक और लिख लो, लीन एंड लैंकी. आपको मैं समझाती हूं. अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मान लो आपने ये 16-17 साल के बॉयज देखिए, एकदम से लंबे हो जाएंगे, बहुत पतले से. ओके, और बहुत सारे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, अरे बहुत ज्यादा पतला है, हड्डियों का ढांचा है. वो जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, यानी कि उनके शरीर पर केवल बोन्स हैं और बोन्स के ऊपर केवल स्किन है. फ्लैश कहाँ है? देर इज नो फ्लैश, देर इज नो फैट ऑन देयर बॉडी. इट मीन्स टू बी एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला, बहुत पतला. समझ में आया? स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग. अब स्लिप का मतलब क्या है? स्लिप का मतलब है फिसलना. बारिश में आपका लेग स्लिप हो जाता है, यस हो जाता है. आप खड़े होएंगे, देखेंगे शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी, यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ, राइट. स्लिप ऑफ द टंग, जबान फिसलना. ओके, क्या फिसल गई? क्या फिसल गई? आपकी जबान फिसल गई. ओके, स्लिप ऑफ द टंग, फाइन. ऐसा होता है, आप किसी को कुछ गड़बड़ बोल दें, उसके बाद आपको एहसास हो, ओ ये मैंने क्या बोल दिया, फिर आप क्या कहेंगे, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था ये कहने का, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग. वर्बल मिस्टेक, गलती से कुछ कह देना. नेक्स्ट देखिए आपके सामने, स्मेल अ रैट. स्मेल अ रैट, ये आया प्लेग से. प्लेग से, प्लेग क्यों होता है? चूहों की वजह से, रैट्स की वजह से. तो अगर कहीं प्लेग फैल रहा था तो लोग स्मेल करते थे. ओके, और उनको लगता था कि चूहों की वजह से, ऑफ कोर्स चूहों की वजह से होता था, फिर चूहों को ढूंढकर मारा जाता था. फाइन, वहां से ये आया. और आज के टाइम में इसमें फिर क्या मॉडिफिकेशन हुई कि किसी चीज पर शक होना, संदिग्ध होना, संदेह होना, दैट इज टू स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग. जब आपको लगता है कुछ गड़बड़ है. ओके, आज के टाइम में क्या होता है, मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दूं बनाने के लिए, और अगर आप उसको ठीक से दिमाग लगाकर बनाए तो मुझे लगता है हफ्ता भर आपको लग जाएगा. आप जाएं, चैट जीपीटी खोले, कुछ और खोले, फटाफट कॉपी पेस्ट, लो मैम 1 घंटे के अंदर मेरे सामने, देन आई विल स्मेल अ रैट. आई विल स्मेल अ रैट की कुछ तो गड़बड़ है, सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग. स्मूथ सेलिंग, ये है हमारे सामने, स्मूथ सेलिंग. ठीक है जी. फिर ये हमारे सेलर्स से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड. पुराने टाइम में जब सेलर्स वापस आते थे और उनसे पूछा जाता था, हाउ वॉज योर ट्रिप. ओके, हाउ वॉज इट, कैसा था? वो कहते थे इट वॉज स्मूथ सेलिंग. ओके, स्मूथ सेलिंग का मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ शांति से हो गया. इट वॉज इजी प्रोग्रेस, आसान सफर. नेक्स्ट देखो, स्नेक इन द ग्रास. ठीक है, स्नेक इन द ग्रास, ये है आपके सामने. स्नेक इन द ग्रास होता है हिडन एनिमी. लंबी लंबी घास में सांप छिपा हुआ है. ओके, आपको पता ही नहीं है, इसको आस्तीन का सांप कहते हैं, स्नेक इन द ग्रास. यहां पर आपके सामने क्या है, सॉफ्ट ऑप्शन.
अब सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूं। ये आया मिलिट्री से, ओरिजिन क्या है, मिलिट्री, MILITARY, ठीक है। वहां पर जब वो कोई चॉइस देते थे, मान लीजिए वो कोई रूट दे रहे हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे या हम उस रास्ते से जाएंगे, तो जो व्यक्ति आसान वाला रूट चुन लेता था ना, उसके लिए हम ये कह देते थे ही टुक द सॉफ्ट ऑप्शन, ही टुक द सॉफ्ट ऑप्शन। कोई आसान रास्ता ले ले, कोई आसान रोड ले ले, कोई आसान काम ले ले, ही टुक द सॉफ्ट टास्क, वहां पर ये यूज होता था। तो इजी ऑल्टरनेटिव जो है, जो इजी विकल्प है, ये उसके लिए यूज होने लगा। समझ में आ गया। इसी से मुझे एक और याद आ रहा है, सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉफ्ट टारगेट वो व्यक्ति है जिसको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। हर कोई खड़ा होकर अपने लिए नहीं लड़ता। मान लो ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, हम क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति पर सारा मत्था मर देंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, जो अपोज नहीं करेगा, तो वो सॉफ्ट टारगेट हो गया। ओके, सॉफ्ट टारगेट एंड सॉफ्ट ऑप्शन। फिर अगला हमारे सामने देखिए, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन होता है वेरी वेरी क्लीन, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। स्पिल द बीन्स, ये स्पिल द बीन्स कहां से आया? ओके, देखिए यहां पर आपके सामने क्या है, आपके सामने है स्पिल द बीन्स। ओके, ये आया है ग्रीक के एक वोटिंग पैटर्न से। ओके, ग्रीक के एक वोटिंग पैटर्न से आया है, और मैं आपको इसका मतलब बताती हूं अभी। वहां पर क्या करते थे, वोट डालने के लिए बीन्स इस्तेमाल करते थे। वही यहां पर है ना, बीन्स, बीन्स इस्तेमाल करते थे। और अगर बीन्स बिखर जाएं, सीक्रेट वोटिंग होती थी, तो अगर बीन्स बिखर जाएं तो पता चल जाता था आप किसके लिए वोट डाल रहे हैं। तो आप किसके लिए वोट डाल रहे हैं, जो कि एक सीक्रेट था, वो उजागर हो गया। तो टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग है ये। ओके, वाइल्ड फायर, वाइल्ड का मतलब क्या हुआ, जंगल। जंगल में जब आग लगती है वो बहुत तेज गति से फैलती है, क्योंकि वहां पर पेड़ पास 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 हैं, तो आग बड़ी तेज गति से फैलेगी। तो कोई चीज जो बहुत तेज गति से फैले, विच स्प्रेड्स वेरी फास्ट, उसके लिए यूज होता है इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ओके, बीमारियां, डिजीजेस जो महामारी वाले होते हैं, दे स्प्रेड वेरी फास्ट, दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। गॉसिप स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। उसके बाद हमारे जो रूमर्स होते हैं, दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। एंड टुडे इन दिस एज of social media, okay, the news of the celebrity wedding, it spread like wildfire. समझ में आया, क्लियर। अगला देखो, stab in the back। आप इसके ऊपर निशान लगा लीजिए, इसको मैं आपको समझाती हूं। स्टैब इन द बैक। ओके, जूलियस सीजर का नाम आप सबने सुना है, जूलियस सीजर। ओके, ये जो जूलियस सीजर है, ओके, इनको किस लिए जाना गया है, दो तीन चीजों के लिए। एक तो इनको जाना गया है इसलिए कि ऐसा माना जाता था कि इन्होंने वहां पर आकर रोम में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था। ओके, तो इसके लिए इनकी पीठ पर छुरा मारा था कुछ सेनेटर्स ने। ओके, और उन सेनेटर्स में इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ब्रूटस। ओके, और ये उन लोगों पर काफी भरोसा करते थे। तो स्टैब इन द बैक का मतलब क्या हुआ, ब्रूटस ने भी इनकी पीठ में छुरा मारा। बैक का मतलब होता है पीठ। तो वो लोग जो जिन पर आप भरोसा करते हैं, अगर वो आपको धोखा दे दें, टू बिट्रे समवन अनएक्सपेक्टेडली, वो होता है स्टैब इन द बैक। वो होता है स्टैब इन द बैक, ठीक है। ये होता है ब्रूटस। ओके, ब्रूटस वो व्यक्ति था। अगर ब्रूटस का नाम आप कहीं देखेंगे ना, तो ब्रूटस बिट्रेल के लिए जाना जाता है। और इन्होंने ब्रूटस से कहा था, यू टू ब्रूटस। जब उन्होंने इनकी पीठ पर छुरा मारा, तो उन्होंने कहा था, उनके ये लास्ट स्टेटमेंट है शायद, कि यू टू ब्रूटस, तुमने भी। और एक और है, आप लिख लेना, बीवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईडीएम भी इसी घटना से रिलेटेड है। जूलियस सीजर को यह कहा गया था कि आपके साथ धोखा हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। जिस टाइम ये घटना हुई ना कि उनकी पीठ पर छुरा मारा गया और वो मर गए, तो उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, बीवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। मार्च के महीने में ही ये मरे थे, ठीक है, कि मार्च के महीने की इस पर्टिकुलर तारीख के बारे में आप सतर्क रहना। तो एन इंपॉर्टेंट डे
ओके ये भी होता है। तो स्टैब इन द बैक, टू बी बिट्रेड बाय समवन अनएक्सपेक्टेडली, ब्रूटस ये अनफेथफुल होने के लिए, दोस्त को धोखा देने के लिए, इन चीजों के लिए जाना गया। फिर है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब यहां पर क्या है, बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना, बिगिन फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से शुरुआत करना। ओके, हिज स्टार्टअप फेल्ड मिजरेबली एंड ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। समझ में आया? एक और लिख लो यहां पर, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, ये है आपके सामने, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए। स्टिल वाटर रन्स डीप या स्टिल वाटर्स रन डीप, ये है आपके सामने। स्टिल वाटर क्या है? स्टिल का मतलब है शांत, रुका हुआ, वाटर पानी, डीप गहरा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शांत है, वो ज्यादा नहीं बोल रहा है, आप ये मत सोचिए उसके पास बोलने को कुछ है नहीं, वो भी काफी नॉलेजेबल हो सकता है। ओके, क्वाइट पीपल हैव डीप थॉट्स, शांत लोग गहरे विचार रखते हैं। अगर पानी ऊपर से शांत है, आपको ये गलतफहमी ना हो, वो पानी काफी गहरा भी हो सकता है। ठीक है, स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टोन्स थ्रो अवे, ये है हमारे सामने, स्टोन्स थ्रो अवे। ओके, मैं पत्थर फेंकूं, मैं पत्थर फेंकूं तो वो कितनी दूर जाएगा? ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा। ओके, वो बहुत पास ही गिरेगा कि मैं जाकर उसको दोबारा से उठाकर ला सकती हूं। स्टोन्स थ्रो अवे हुआ वेरी क्लोज, वेरी लेस डिस्टेंस। समझ में आया? अगर आप कनॉट प्लेस जाते हैं तो वहां पर जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट इज ओनली अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम विच, वो कौन सी मार्केट है? पालिका बाजार। यस, यानी कि दोनों बहुत करीब लोकेटेड हैं। थंडर, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब मैं आपको बताऊं, एक प्लेराइट हुए जिनका नाम था जॉन डेनिस। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता थी? क्योंकि ये प्लेराइट थे और ये चाहते थे कि इनका प्ले जो है, इनका नाटक जो है, वो ऑडियंस पर अच्छा खासा असर छोड़े। तो इन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन से बिजली कड़कने की आवाज आती थी, जिसको स्टेज पर ये यूज करते थे। अब फटाफट कॉपी हुआ, ऐसा थोड़ी है इंडिया में लोग कॉपी करते हैं, वहां पर भी कॉपी हुआ। तो जो लोग इनकी उस मशीन को यूज कर लेते या उस आइडिया को यूज कर लेते, पर इनको श्रेय नहीं देते, ये नहीं कहते कि अच्छा हम इस आइडिया के लिए आभार प्रकट करते हैं डेनिस साहब का, ये उनसे नाराज हो जाते और ये कहते ही स्टोल माई थंडर, वो यही कहते थे, ही स्टोल माई थंडर। वहीं से इडियम आ गया, टू स्टील समवन्स थंडर, किसी के आइडिया वगैरह को चुरा लेना और उसको क्रेडिट नहीं देना। ओके, ये होता है किसी और की तारीफ खुद ले जाना, दैट इज इट। ओके, आगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पहले टाइम में हॉर्स रेसेस बहुत होती थी, ऐसा लगता है जैसे पुराने टाइम में बेचारे घोड़ों के ऊपर बड़ा दबाव था, तो हॉर्स रेसेस बहुत होती थी। अब उसमें क्या होता था, उसमें घोड़े की हेल्थ कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो घोड़े की हेल्थ जो है वो हम पूछते थे घोड़े के ट्रेनर से, और भले ही मालिक कोई भी है, ट्रेनर की जो इंफॉर्मेशन होती थी उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। और लोग ऐसे कहते थे, नहीं नहीं मैंने खुद ट्रेनर से पूछा है। ओके, तो ये वहां से ही आया, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स। समझ में आया? आगे देखो, स्ट्राइक अ बैलेंस। स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक का मतलब होता है यहां पर मेक। ओके, बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाने का मतलब होता है दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। राइट, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर हाउस, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर फैमिली लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। समझ में आया? नेक्स्ट, स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप। यहां पर स्ट्राइक अप का मतलब क्या है? यहां पर स्ट्राइक अप का मतलब है बिगिन। ओके, स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप हो सकता है, स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन हो सकता है, स्ट्राइक अप अ डील हो सकता है। इन सब का मतलब क्या है? बिगिन अ फ्रेंडशिप, यानी कि टू बिकम फ्रेंड्स विद समवन। How did your romance start? It's we struck up a friendship with each other. समझ में आया? तो begin a strike up a friendship to become friends with someone. अगला देखिए आपके सामने क्या है? अगला है आपके सामने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप बताओ, क्या ये कहीं आपने बायो वगैरह की बुक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है?
सारा कुछ मैंने ही पढ़ा है क्या? कुछ तो आपने भी पढ़ा होगा, आप भी तो मुझे कुछ ज्ञान देंगे, बताइए। यस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपकी बायो की बुक में होना चाहिए, हमने तो बायो की बुक में ही पढ़ा था। आई जस्ट होप कि अब सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चीजें भी बाहर नहीं की जा रही हैं। देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि जो सबसे लायक होगा, जो सबसे कॉम्पिटेंट होगा, वही सर्वाइव करेगा। आप पुराने टाइम की किसी लेडी से मिलना, ओके, मान लो उस लेडी का जन्म हुआ है कभी 1950s में, आज के टाइम में वो होनी चाहिए, चलो मान लो कोई भी लेडी जो अभी 60-70 साल की होगी, आप उससे पूछना और माता जी आपके कितने बच्चे हुए, तो वो कहेंगे बेटा 5 हुए थे, 2 मर गए, 3 हैं। बेटा 6 हुए थे, 1 मर गया, 5 हैं। बेटा 7 हुए थे, 3 मर गए, इतने हैं। वो ये भी बताते कि अच्छा इतने हुए थे, उस टाइम में ऐसा होता था कि बहुत से बच्चे होते थे और 1-2 जो है वो गुजर जाते थे। जो सबसे फिट होते थे वही सरवाइव करते थे। और डार्विन की जो थ्योरी है उसमें ये रैबिट के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ये टफ कंपटीशन को इंडिकेट करता है कि अगर टफ कंपटीशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्टिंग गेम्स हो, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो सबसे ज्यादा लायक होगा, वही सरवाइव करेगा। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सरवाइव, जो सबसे योग्य नहीं होगा वो नहीं बचेगा। समझ गए? आगे अब है हमारे सामने स्वॉलो योर प्राइड। ओके, स्वॉलो का मतलब निगलना, टैबलेट को स्वॉलो करने के लिए बोला जाता है। यहां पर प्राइड क्या है? आपकी जो अकड़ है, आप जो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्राइड को भी बाइबल में एक सिन माना गया है। देयर आर 7 सिन्स, पाप है प्राइड को। और अगर हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आप इसको पी जाओ, स्वॉलो, हिंदी में क्या कहते हैं? अपने गुस्से को पी जाओ, दिमाग को शांत रखो, दिमाग को ठंडा रखो, कीप योर माइंड कूल, कीप योर माइंड कूल, यही तो कहते हैं स्वॉलो योर प्राइड। ये वहीं से हम्बल योर सेल्फ, अभिमान छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, स्वॉलो योर प्राइड। ओके, नेक्स्ट, स्वीप अंडर द कारपेट, ये है आपके सामने। तो अंडर द कारपेट क्या होता है? ओके, देखो जब हम झाड़ू लगाते हैं, स्वीपिंग इज झाड़ू लगाना, ठीक है, स्वीप। अब जब हम झाड़ू लगाते हैं क्या होता है? क्या हम कारपेट को हटा हटा के उसके नीचे से कूड़ा निकालते हैं? नहीं। बहुत सारी श्याणी, खासकर मेड्स जो घरों में काम करती हैं, वो क्या करेंगी? वो कूड़े को ही और कारपेट के नीचे घुसा देगी। तो कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए उसको हम छिपा रहे हैं कारपेट के नीचे, टू हाइड समथिंग अनप्लेजेंट, किसी चीज को छिपाना। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विम अगेंस्ट द करंट। यहां पर अगेंस्ट के नीचे आप विद भी लिख दो। ओके, लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, बिल्कुल होना चाहिए भाई। आप ये मत सोचो कि मेरे ही ये वीडियोस देखेंगे और तीर लग जाएगा ठीक निशाने पर। नो, इफ यू वांट टू हिट द बुल्स आई, यू नीड टू बी वेल इक्विप्ड, यू नीड टू हैव द स्टडी मटेरियल विद यू एंड प्रैक्टिस अ लॉट। इंपॉर्टेंट है, सारी वोकैबुलरी करेंगे, सारे ग्रामर रूल्स करेंगे, चैप्टर रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, फिर मॉक टेस्ट पर जाएंगे। फाइन। अब अगेंस्ट का मतलब क्या है? अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, ठीक है। और करंट क्या है? करंट है हमारा नदी में जो बहाव होता है, उसको हम कहते हैं करंट। नहीं याद आ रहा आपको? मैथ्स के क्वेश्चंस याद कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि एक व्यक्ति है हु इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, व्यक्ति की स्पीड इतनी है, करंट की स्पीड इतनी है, तो जरा इफेक्टिव स्पीड बता दीजिए। ओके, या फिर वो करंट के साथ जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो करंट है बहाव। अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो लोग जो नॉर्मली चीजें करते हैं, आप उससे हटके कुछ अपना अलग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? और अगर यू आर स्विमिंग विद द करंट, लोग जो करते हैं वही आप भी कर रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स 10th के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, मैं भी वही कर लूंगा। सो यू आर स्विमिंग विद द करंट। डिड यू अंडरस्टैंड? आप कहते नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल हीरो मटेरियल हूं, करते रहिए इंजीनियरिंग की तैयारी, मैं तो बॉम्बे जाकर हीरो बन रहा हूं। ओके, कोई 1000 बच्चों में से एक ये डिसीजन लेगा। सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, ट्रेंड के साथ जाना, ट्रेंड के खिलाफ जाना, गो अगेंस्ट द ट्रेंड, वो है स्विम अगेंस्ट द करंट। ओके, स्वोन एनिमीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्वोन एनिमीज। ओके, इंडियन रेफरेंस दे देती हूं। ओके, स्वोन एनिमीज, पुराने टाइम के सीरियल्स देखें जिनमें राजा महाराजा होते थे,
क्या वो इस तरह की शपथ लेते थे कि मैं पांडु पुत्र ये शपथ लेता हूं? याद करो महाभारत में जब वो शायद चौसर खेली गई थी, जब वो द्रौपदी को हार जाते हैं पांडव और वो सब, तो भीम क्या शपथ लेता है कि मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं। यस, ये होता था, यही तो होता था पुराने टाइम में। आप ये शपथ लेते थे कि उसके साथ मैं अपनी दुश्मनी पूरी तरह से निभाऊंगा। तो शपथ लेना, ये लाइफ लॉन्ग एनिमीज बन जाना, जन्म जात दुश्मनी ले लेना। स्वोन, स्वोन का मतलब ही क्या है? स्वेर, स्वेर का मतलब ही है स्वेरिंग इन सेरेमनी। आप शपथ ले रहे हैं। स्वोन एनिमीज, द पांडव्स एंड द कौरव्स, दे वर स्वोन एनिमीज। क्लियर? आगे, सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही नाव है, उसमें आप भी सवार मैं भी सवार। नाव डूबेगी तो हम दोनों डूबेंगे, नाव नहीं डूबेगी तो दोनों ही नहीं डूबेंगे। तो एक जैसी परिस्थिति में होना, बीइंग इन द सेम सिचुएशन, बीइंग इन द सेम सिचुएशन। क्लियर? आगे चलिए, सेकंड थॉट्स। ओके, थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं आपके विचार। और कैसे विचार हैं ये दूसरी बार आ रहे हैं। देखो, फर्स्ट थॉट्स भी होते हैं। किसी चीज को देखकर जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है, फर्स्ट थॉट्स। ओके, सेकंड थॉट्स, जब आप उसके बारे में पूरा उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, फिर आपको जो कंक्लूजन पे आएगा ना आपके दिमाग में कि नहीं ऐसा ना करके ऐसा करते हैं, वो होता है सेकंड थॉट्स। रिकंसिडरिंग अ डिसीजन, पूर्ण विचार करना, ये है आपके सामने। तो CI2I क्या होता है मुझे ये बताइए। ठीक है, ये भी बाइबल से आया, ये भी बाइबल से आया। ओके, और कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट है कि यू शैल सी आई टू आई या समथिंग लाइक दैट, यानी कि कंप्लीट अग्रीमेंट होना किसी बात पर, अग्री ऑन समथिंग। समझ में आया? माई बिजनेस पार्टनर एंड आई सी आई टू आई ऑन मोस्ट मैटर्स, आई टू आई सहमत होना। ओके, सेटल एन ओल्ड स्कोर। ओके, सेटल करने का मतलब है किसी चीज को उसका निपटारा कर देना। ओल्ड स्कोर क्या होता है? कोई पुराना हिसाब किताब। तो पुराने हिसाब किताब चुकता करने का मतलब क्या हुआ? बदला लेना, इसका मतलब यही हुआ। ओके, इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड ओवर है। उसने मुझे चोट पहुंचाई, मैं अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखूंगी, और जब भी वो मेरे सामने आएगा हम क्या करेंगे? हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि अच्छा वो जो उसने उस दिन किया था उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूं? बदला लेना। क्लियर? शेक इन योर शूज, शेक का मतलब क्या है? शेक का मतलब है कांपना। आप अपने जूतों में कांप रहे हैं, कब आप कांपेंगे? हमने एक और ऐसा किया था, क्वेक इन योर शूज, शेक इन योर, कब कांपेंगे आप? कांपता कब है व्यक्ति? जब बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। टू बी वेरी वेरी अफ्रेड। व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम टू हिज रूम ही वॉज शेकिंग इन हिज शूज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, शॉट इन दी आर्म, ये है हमारे सामने शॉट इन दी आर्म। ओके, ये पुराने टाइम में इंजेक्शन से आया है। वॉर वगैरह के टाइम में कोई बीमार हो जाता था ना, तो बड़े इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन वो देते थे जो यहां पर लगाए जाते थे बाजू में। ओके, और ऐसा कहते हैं कि वो और मेडिसिन के तुलना में ज्यादा जल्दी अपना इंजेक्शन असर दिखाते थे और व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो शॉट इन दी आर्म वहीं से आया। शॉट इन द आर्म का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो आपका मोराल जो है उसको अप कर दे, इस तरह की चीजें वो होती है शॉट इन द आर्म। आप आज बड़ा ही डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप हताश फील कर रहे हैं, किसी की कोई बात आपको मोटिवेट कर दे, दैट विल बी अ शॉट इन द आर्म। क्लियर? प्रेरणा दे जो। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये है हमारे सामने। इसका मतलब होता है बहुत तेज गति से भाग जाना। हील्स होती हैं आपकी एड़ियां। ओके, बड़ी सफाई से आपकी एड़ियां वहां से आपको ले गई, दैट इज टू रन अवे वेरी फास्ट। नेक्स्ट देखो, स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। स्लिप का मतलब फिसल जाना, निकल जाना, ये तो स्लिप होता है। ओके, और कोई चीज जो है आपकी उंगलियों में से निकल गई, यानी वो आपके हाथ में थी और हाथ से निकल गई। यस, ऐसा होता है। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर खो देना। ओके, कोई अवसर खो देना, कोई अपॉर्चुनिटी खो देना, दैट इज टू स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। स्नेल्स पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल किस लिए जाना जाता है बताइए मुझे? स्नेल जाना जाता है बहुत ही स्लो होने के लिए, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से रेंग रेंग कर चलता है।
ओके अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग माय डियर, प्लीज टेल मी, आप कहेंगे मैम देयर आर गेस्ट्स एट होम एंड माय प्रिपरेशन इज गोइंग एट स्नेल्स पेस, यानी बहुत स्लो जा रही है। ओके बहुत धीमी गति से, स्नेल्स पेस। द जुडिशरी इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग अ स्नेल्स पेस। पेस क्या है? पेस है आपकी गति, गति स्पीड। सो वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स जो होते हैं ये कोई यूजफुल क्रॉप नहीं है, ये एक यूजलेस क्रॉप है, बेकार की फालतू की क्रॉप है, इसका कोई गुड रिजल्ट तो होता नहीं है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, सो का मतलब क्या है? सो का मतलब तो बोना है। अगर कोई वाइल्ड ओट्स बो रहा है, ओके वाइल्ड ओट्स की फसल लगा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये एक यूजलेस क्रॉप साबित होगी, यूजलेस क्रॉप साबित होगी, इसका कोई अच्छा रिजल्ट तो होगा नहीं। तो अपने जो आपका यूथ है उस टाइम में कुछ ऐसी गड़बड़ चीजें कर देना जिनका रिजल्ट आपको बाद में भुगतना पड़े, टू बिहेव रेकलेसली इन योर यूथ, ये होता है टू सो वाइल्ड ओट्स। समझ में आया? ऐसा होता है टीनेज में, आप कुछ ऐसी गड़बड़े कर देते हैं, आपको पता नहीं इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस तरह की जो न्यूज हम सुनते हैं कि भाई किसी बहुत बड़े बिल्डर का बच्चा था या फिर किसी करोड़पति का बच्चा था और उसने गाड़ी निकाली, ही वॉज अ लिटिल ड्रंक और 2-3 लोगों के ऊपर चढ़ा दी। अब सोच के देखो कि वो कितने लंबे टाइम के लिए लिटिगेशन में चला जाएगा, उसका नाम खराब हो गया है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज ऑल सोइंग वाइल्ड ओट्स। स्टैंड बाई समवन, ओके स्टैंड बाई जो है ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब भी है, सिर्फ स्टैंड बाई। ओके अब स्टैंड बाई समवन का मतलब होता है उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में खड़े होना। ओके इंडिया प्रॉमिस्ड बांग्लादेश इफ देयर वुड बी अ वॉर बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इंडिया वुड स्टैंड बाई बांग्लादेश। स्टैंड बाई, सपोर्ट में खड़े होना, समर्थन में खड़े होना। नेक्स्ट देखो बड़ा अच्छा है, शुगर कोट समथिंग। ये किससे आया? ये मेडिकल से आया, ये फार्मेसी से आया। कड़वी दवाइयों का डॉक्टर्स क्या करते हैं? कड़वी दवाइयां जो होती हैं, ओके एक तो वो कैप्सूल में होती है, उसका कोई टेस्ट ही हमें पता नहीं चलता। अगर सोचो कड़वी दवाइयां आपको ऐसे ही लेनी पड़ जाएं तो क्या होगा? आप में से बहुत लोग पहले ही मुंह बनाएंगे और बड़ी मुश्किल से लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कड़वी दवाइयों के ऊपर ना उसको शुगर कोट कर देते हैं, उसके चारों तरफ जो है शुगर लगा देते हैं, तो जीभ को जब टच करेगी मीठी लगेगी। कड़वी बात को, गड़बड़ बात को अच्छे तरीके से पेश कर देना। यस, मेक समथिंग सीम बेटर देन इट इज, जैसी वो है उससे बेटर आपको वो लगे, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड शुगर कोट समथिंग, दिस इज कॉल्ड शुगर कोटिंग समथिंग। और मेरी बात पर यकीन करो, आप किसी बात को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। एक ही बात को ना अच्छे से भी प्रेजेंट किया जा सकता है और बुरे से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मुझे मेरे एक ताऊजी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी एक आंख खराब है, आप उससे ऐसे पूछो और भाई तुम्हारी आंख कैसे फूटी, वो तुम्हारा सर फोड़ देगा और कहेगा अच्छा तूने मेरे को क्या कह दिया। और आप थोड़ा सा भी प्यार से बोल दो भाई साहब आपकी आंख में क्या हुआ, वो तुम्हें सारा बताएगा कि ये हो गया वो हो गया। ओके और उन्होंने मुझे बहुत बचपन में ये बात बताई थी कि आप किसी बात को कैसे कहते हैं, आपका क्या टोन है, आपका क्या लहजा है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुगर कोट समथिंग इसका मतलब है कोई ऐसी चीज उसको बेटर बनाकर कहना, किसी बात को मीठा बनाकर कहना। ओके जो चापलूस लोग होते हैं व्हाट डू? दे शुगर कोट, दे शुगर कोट। स्वान सॉन्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वान सॉन्ग SWANSONG, स्वान क्या है? स्वान एक बेहद खूबसूरत बर्ड है, स्वान एक बेहद खूबसूरत बर्ड है। और ग्रीक माइथोलॉजी क्या कहती है? ग्रीक माइथोलॉजी में ये है कि स्वान मरने से पहले गाना गाती है, मरने से पहले वो गाना गाती है। तो लास्ट एक्ट बिफोर रिटायरमेंट या डेथ वो कहलाता, जो आपका अंतिम प्रदर्शन है। देखना आप इस तरह से सुनेंगे कि ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये लता मंगेशकर की आखिरी पेशकश थी। तो व्हाट इज दैट? दैट इज स्वान सॉन्ग, दैट इज स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग लास्ट एक्ट बिफोर रिटायरमेंट और डेथ।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट एस से शुरू होने वाले जितने इडियम्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उनके मीनिंग्स आपको बता दिए, उनकी यूसेज आपको बता दी, उनका ओरिजिन आपको बता दिया, उससे मिलते जुलते जो और आ सकते हैं वो आपको बता दिए, जहां उसकी विपरीत स्थिति में क्या यूज होगा वो भी आपको बता दिया। आज मैं यहाँ पर आपको अब 2 क्वेश्चंस कराऊंगी इसी से रिलेटेड। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में है, वहां से आप कर लेंगे, ठीक है। लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है वहां पर आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Which sentence correctly uses the idiom swan song? Okay. She gave her swan song when joining the company. नहीं, ये last होता है swan song. Swan song क्या होता है? किसी की last performance. Okay. His performance was a swan song before retiring. Yes, यही हमारा आंसर है. They sang a swan song to begin the match. No. He danced the swan song before the festival. No. तो यहां पर आंसर हमारा बी है. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. मैच द इडियम्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2. शुगर कोट समथिंग, ये है. सेकेंड थॉट्स, शॉट इन द आर्म एंड स्लिप थ्रू योर फिंगर्स. एस से शुरू होने वाले ये सभी इडियम्स हैं. शुगर कोट समथिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग साउंड बेटर. 1 गोज विद डी. सेकेंड थॉट्स होता है रिकंसिडर करना. सी. शॉट इन दी आर्म, एनकरेजमेंट. ए. ओके. लूज एन अपॉर्चुनिटी, स्लिप थ्रू योर फिंगर्स. डी सी ए बी. डी सी ए बी यहां पर है, लीजिए. तो यहां पर आंसर हमारा बी है. दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू गिव द थम्स अप. हमें भी आपसे एनकरेजमेंट चाहिए. गिव अस अ शॉट इन द आर्म. ओके, बाय बाय.